चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर कमर्शियल लॉ, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन न्यू सिलेबस के JIGL में है और ओल्ड सिलेबस के EBCL में है। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। क्या होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? इज माई वॉइस नाउ क्लियर? आवाज ठीक है? ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? नेगोशिएबल वर्ड कहाँ सुना है या मतलब क्या होता है? वैसे तो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बार्गेनिंग, है ना? बट यहां पर नेगोशिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, जब कोई भी चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफरेबल हो सकती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हम लोग तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अब आई थिंक ये अलग अलग आपने सुने होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना है? बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कहाँ सुना है? BR, BP, हाँ, डिस्काउंटिंग, कहाँ सुना है ये सब? अकाउंट्स में पढ़ा है कभी? कभी 12th में पढ़ा था? 12th पढ़ा था? अच्छा, ठीक है। चेक सुना है? चेक नॉर्मल लाइफ में चेक हम लोग साइन करते हैं, देते हैं, या हमें चेक रिसीव होता है। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक होते हैं, इन सभी को ही क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नाउ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर किया जा सकता है उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन ये एक्ट सिर्फ तीन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एंड चेक्स की। ठीक है? चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may be defined as an instrument the property in which is acquired by anyone. property मतलब क्या हो गया? ownership. okay, is acquired by anyone who takes it bona fide and for value. यानी अगर किसी बोनाफाइड ने वो लिया है, फॉर वैल्यू लिया है। बोनाफाइड एंड वैल्यू, बोनाफाइड कौन होता है? समझ में आता है? जिसने इन गुड फेथ लिया है और उसने कुछ ना कुछ चीज दे के या कंसिडरेशन दे के बिल लिया है, वो पर्सन उसका ओनर मान लिया जाता है। notwithstanding any defect in the title of goods. सबसे पहले जरा ब्लॉक जो दिया है वो देखो कि नेगोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकता है उसको हम लोग नेगोशिएबल बोलते हैं। जैसे एक बड़ी छोटी सी बात करते हैं, हम लोग शेयर सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं, है ना? अब आपके मतलब की बात करते हैं जो आपने सुना होगा। शेयर जो होता है, शेयर सर्टिफिकेट, बताओ वो ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? यस, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है? नाउ, शेयर सर्टिफिकेट अगर ट्रांसफर हो सकता है तो वो भी नेगोशिएबल है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ तीन तरीके की चीजें हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं। वो क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। एक सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट का मतलब समझते हो? जब हमने एक प्रॉमिस किया कि हम आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। कैन यू टेल मी द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट? सबसे बेसिक प्रॉमिसरी नोट कौन सा है? करेंसी। कभी जो नोट आप यूज करते हैं कभी उसे पढ़ा है? इसके अलावा कि उसमें कितनी डिजिट लिखी, उसके अलावा कुछ पढ़ा है? क्या लिखा होता है उसमें? नहीं पढ़ा? बताओ, वो चीज जो रोज आप अपने हाथों से गुजार के लेके जाते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसमें लिखा कितना है। 10 लिखा है, 100 लिखा है, अब निकल रहे हैं नोट और पढ़ा जा रहा है। देखो लाइन क्या लिखी है। एब्सोल्युटली, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज। ये लाइन आपने कभी देखी ही नहीं। इसका मतलब समझो क्या है। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी जिसके हाथ में भी ये नोट होगा, बियरर कौन हो गया? जो इसे बियर कर रहा है, उसको इतना रुपया पे किया जाएगा। ठीक है? तो सबसे बड़ा प्रॉमिसरी नोट हमारा करेंसी नोट ही होता है। लेकिन जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर आरबीआई के प्रोविजंस गवर्न होते हैं। ओके, तो अब जो हमारा करेंसी नोट है, बताओ वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि नहीं है? यस, हमने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। करेंसी नोट्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम लोग सिर्फ 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला फीचर क्या होता है? इट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। An instrument cannot be negotiable unless it is such and in such a state that true owner can transfer by simple delivery or endorsement and delivery। अब जितने टॉपिक्स इसमें समझते जाएंगे उनको ध्यान से समझना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि चेक सबसे ज्यादा कॉमन चीज है जो आपने देखी होगी, ठीक है। एक बात बताइए, ब्लैंक चेक कैसा होता है? ब्लैंक चेक का मतलब क्या हुआ? ब्लैंक चेक में कुछ नहीं होता, साइन होता है, ठीक है, नाम हो सकता है ब्लैंक हो और अमाउंट भी हो सकता है ब्लैंक हो। अब अगर मान लीजिए हमने ब्लैंक चेक आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नाम भरेंगे, फिर उसमें अमाउंट भरेंगे, ठीक है, और फिर उसको बैंक में लगवा देंगे। इसका मतलब हाँ बाउंस, अरे नहीं भाई हमारे अकाउंट में पैसा है, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो हमने आपको ब्लैंक चेक दी। ब्लैंक चेक देने का मतलब जो भी पर्सन इसको रिसीव करेगा वो इसका ओनर बन जाएगा। मतलब जो भी पर्सन इसको बियर करेगा ही विल बिकम द ओनर, क्योंकि वो अपना नाम इसमें लिख देगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बियरर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। बियरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके भी हाथ में होगा, जो भी उसको बियर कर रहा होगा वो उसका ओनर बन जाएगा। और अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हम आपको एक बिल दे रहे हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते थे, जरा ध्यान से समझिए। हमने आपके ऊपर एक बिल लिखा, ठीक है, लेट्स से एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है। ए ने मिस्टर बी के ऊपर, मतलब ए ने गुड्स सेल करे, ट्रांजैक्शन समझना, गुड्स सेल करे मिस्टर बी को, इसके बदले में मिस्टर बी को पैसा देना होगा। मिस्टर बी पैसा नहीं दे रहे थे तो ए ने बी के ऊपर एक बिल लिख दिया, ठीक है, और बिल में ये लिखा आई ऑर्डर यू टू पे। एक इंस्ट्रूमेंट था और उसमें लिखा हुआ था आई ऑर्डर बी टू पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये इन्होंने बिल किसके ऊपर लिखा? बिल बी के ऊपर। यही याद है, ऐसा ही होता था बिल ऑफ एक्सचेंज। आई ऑर्डर बी टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख 3 months फ्रॉम नाउ। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज इन्होंने बी को दिया और बी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल वापस किसके पास आ जाता है? ए के पास, ठीक है। अब 3 महीने बाद ए ये बिल किसको दिखाएगा? बी को दिखाएगा और कहेगा आज तुम हमें पेमेंट दे दो, और ये बिल दिखाने के बाद जो बी है वो पेमेंट दे देगा। ये याद आया कुछ कुछ सिस्टम? ए जो होते थे, अगर आपको याद हो तो ए ड्रॉर होते थे, और बी जो होते थे वो कौन होते थे? ड्रॉय। जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो ड्रॉर होता था, और जो बी होते थे वो कौन होते थे? ड्रॉय होते थे, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो लिखा है आई ऑर्डर्ड बी टू पे, ठीक है, यानी ये बिल का अमाउंट मिलना किसको है? ए को। अब ए ने क्या किया? ए ने कुछ लोन लिया था लेट से सी से, तो ए ने ये बिल किसको दे दिया? सी को। यानी ए ने इस बिल में लिखा पे टू सी। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? अब बी से पैसा कौन मांगेगा? सी मांगेंगे। यानी 3 महीने बाद सी ये बिल लेके बी के पास जाएंगे और बी से पैसा मांगेंगे, और बी ये पैसा किसको दे देगा? सी को। नाउ ए ने इस बिल पे ये जो लिखा है ना पे टू सी, दिस इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर का मतलब हम जिसका नाम लिख रहे हैं उसको पे किया जाएगा, उसके अलावा किसी और को पे नहीं किया जाएगा। मान लो ए ने इसमें लिखा होता पे टू डैश, तो बताओ ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता? बियरर इंस्ट्रूमेंट। 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बियरर एंड ऑर्डर, ठीक है। पहले चेक के हिसाब से समझो। अगर हमने ब्लैंक चेक दिए तो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? बियरर। और अगर हमने उसमें आपका नाम लिख दिया है चेक में तो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ जिसका नाम लिखा है चेक पर सिर्फ वो ही वो पैसा रिसीव कर सकता है, उसके अलावा कोई और रिसीव नहीं कर सकता। और बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके हाथ में वो है वो अपना नाम लिख के अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो ये 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हुए, बियरर एंड ऑर्डर, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने आपसे पूछा इस बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर इसने लिखा होता पे टू डैश, तो ये बियरर है कि ऑर्डर है? बियरर है, क्योंकि जिसके हाथ में होगा वो अपना नाम लिख देगा। और अगर इन्होंने लिखा होता पे टू सी तो ये क्या होता? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हुए, बियरर एंड ऑर्डर। अगर खाली है तो वो क्या होता है? बियरर, और अगर उसमें किसी का नाम लिखा है तो वो क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने आपसे पूछा इस बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर इसने लिखा होता पे टू सी तो ये क्या होता? ऑर्डर है, क्योंकि जिसके हाथ में होगा वो अपना नाम लिख देगा। और अगर इन्होंने लिखा होता पे टू सी तो ये क्या होता? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हुए, बियरर एंड ऑर्डर। अगर खाली है तो वो क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है।
जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। मेरे पास ब्लैंक चेक था, अगर हमें वो आपको ट्रांसफर करना है तो उसका तरीका क्या हुआ, हमें कुछ लिखने की जरूरत है कि हम सिंपली आपको दे दें, सिंपली पकड़ा दे, सिंपल डिलीवरी। हमने आपको पकड़ा दिया, आपने उसमें अपना नाम लिख दिया, तो इसका मतलब जो बियरर इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, डिलीवरी से। लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, पे टू सी लिखा हुआ था, अगर मान लो सी ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर ई को देना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको इस पे क्या लिखना पड़ेगा, इनका नाम एंडोर्स करना पड़ेगा, यानी सी क्या लिख देंगे, पे टू ई। ओके, यानी कि ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट। ओके, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, सी का नाम लिख के सी को पकड़ा दिया, दिस इज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो कुल मिला के बात समझो, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, सिंपल डिलीवरी, सिर्फ हमने ब्लैंक चेक आपको पकड़ा दी, उसी से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये कैसे ट्रांसफर होंगे, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट मतलब नाम लिखा जाएगा प्लस डिलीवरी कर दी जाएगी। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब हम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बताओ इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लैंक है वो बियरर होते हैं, ब्लैंक चेक को देने का तरीका ये है सिर्फ डिलीवरी कर दी जाए, लेकिन अगर उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, वो अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको उसमें थर्ड पर्सन का नाम एंडोर्स करना पड़ेगा और तब वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है। एनी डाउट, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखा हुआ था, हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे नेगोशिएबिलिटी की। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, an instrument cannot be negotiated unless it is such and in such state that true owner can transfer it by simple delivery or by endorsement and delivery। बताओ सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट, और अगर एंडोर्समेंट और डिलीवरी से हो रहा है तो वो कौन सा होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इन दो तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जाता है उसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब बताइए एनी डाउट, ठीक है, समझ आ रहा है, यस और नो? बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऑनलाइन वाले तो बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं। आ गया, चले आगे। सेकेंड, द पर्सन हु टेक्स इट फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ इज नॉट इफेक्टेड बाय द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। कह रहे वो पर्सन जिसने फॉर वैल्यू लिया है, फॉर वैल्यू मतलब कुछ अमाउंट दे के उसने लिया है, और इन गुड फेथ लिया है। ओके, गुड फेथ मतलब जो ऑनेस्ट है, जो बोनाफाइड है, अगर उसने लिया है तो उसको ट्रू ओनरशिप मिल जाती है। अब यहां पर समझना, दो लोग होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। एक है होल्डर, होल्डर का मतलब समझना क्या हुआ, जो पर्सन भी इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है वो कौन होता है, होल्डर, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैंक चेक है, ठीक है, या मेरे पास एक चेक है, लेकिन उस चेक पे हमने फर्जी साइन करे हुए हैं या कोई फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है, ठीक है ना। नॉर्मल रूल क्या कहता था, ये हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि अगर मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं है तो हम इसकी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव होगा अगर जिससे वो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है उसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। लेकिन यहीं पर एक और पर्सन आता है, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन होता है जिसने फॉर वैल्यू लिया है एंड गुड फेथ लिया है। अगर उसने इन गुड फेथ लिया है, फॉर वैल्यू लिया है, तो उसको ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी, इवन इफ उसके प्रीवियस पार्टी जो थी उसके पास ट्रू ओनरशिप हो या ना हो, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है उसको हमेशा ट्रू ओनरशिप मिलेगी, और होल्डर का ओनरशिप इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके प्रीवियस ओनर के पास ट्रू ओनरशिप है कि नहीं है। ओके, ये सारे वर्ड्स अभी आगे यूज आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले देखो सेकेंड पॉइंट क्या था, द पर्सन हु टेक्स इट फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ इज नॉट इफेक्टेड बाय द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर एंड सच अ पर्सन कैन स्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। वो अपने नाम पे इंस्ट्रूमेंट पे केस कर सकता है। अब देखिए यहां पर आना, कह रहे हैं नेगोशिएबिलिटी के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबिलिटी दो तरह से हो सकती है, हमने आपको बताया कौन कौन से तरह से हो सकती है, बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी अगर हो रही है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, बियरर,
और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगला पॉइंट भी वही है, जो पर्सन इन गुड फेथ ले रहा है एंड फॉर कंसिडरेशन ले रहा है, उसको ट्रू ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, उसको हमेशा ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी। एंड जो होल्डर होता है उसका अधिकार होता है ट्रांसफर करने का। नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी। बताइए एक बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी बार एंडोर्स हो सकता है? एंडोर्स का मतलब समझते हो? ए ने लिखा बी के ऊपर, फिर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, ये एंडोर्समेंट हो रहा है। कितनी बार एंडोर्समेंट हो सकता है? मान लो हमने कहा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का था, ए ने बी के ऊपर लिखा, अब ए के पास है, ए ने बी को दे दिया, बी ने मतलब ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। ये कब तक चल सकता है? 3 महीने तक। यानी जब तक उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक हम अनलिमिटेड टाइम्स उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी आएगा ठीक से समझ में। यहां से आ जाओ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जरा देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिसके पास वो बिल है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हम ये मान लेते हैं कि वही ओनर है। ठीक है। सेकेंड, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। थर्ड, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओनर। ये सेम पॉइंट है जो फर्स्ट वाला लिखा था, देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज एंटाइटल्ड टू स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। क्योंकि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो एक्चुअली में अब कौन बन गया है? ओनर। तो उस इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई केस करना चाह रहा है तो वो केस कौन कर सकता है? एचडीसी। इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल टिल मैच्योरिटी। ये कब तक ट्रांसफर हो सकता है, कब तक एंडोर्समेंट हो सकती है? मैच्योरिटी तक। And certain equal presumptions are applicable to all negotiable instrument unless the contrary is proved. कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करी आप, हिसाब से पढ़ना। certain equal presumptions are applicable, यानी हर तरीके के negotiable instrument में कुछ rules and regulations लगते हैं जो सबके ऊपर applicable होंगे। हाँ बेटा, हाँ रिंग वाला ना, हाँ हाँ एब्सोल्युटली। देखो वहां पर हम लोगों ने देखा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि एग्जांपल था कि अगर मेरी खोई हुई रिंग आपको मिल जाती है और आप उसे परचेज कर लेते हो तो वहां पर आपको ओनरशिप नहीं मिल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, अगर वो मेरी चुराई हुई रिंग थी या हमें पड़ी हुई मिली थी और आपने हमसे परचेज करी तो आपको सबसे पहली चीज इंक्वायर करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने इंक्वायर नहीं करा अबाउट द ट्रू ओनरशिप तो यू आर नॉट बोनाफाइड, और अगर आप बोनाफाइड नहीं हो तो आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। सेकंड बात, अगर मान लीजिए आपने इंक्वायरी किया और वो निमोडैट कॉर्नर हैबिट के किसी एक्सेप्शन पे आ रहा था, जैसे आपने देखा था एक्सेप्शन की हम बेच चुके हैं लेकिन पोजेशन अभी तक मेरे पास है। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज है, या जितने भी एक्सेप्शंस है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, हमने फ्रॉड से ऑब्टेन करा, फिर आपको हमने बेचा, आपने इंक्वायरी करने की कोशिश करी और आपसे भी हमने झूठ बोल दिया, तो आप बोनाफाइड होंगे और तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी है, अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, ठीक है, अगर आप बोनाफाइड हैं, आपने फॉर वैल्यू लिया है तो आपको ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी प्रीवियस वाली पार्टीज का जो टाइटल था वो भले डिफेक्टिव क्यों ना हो। वैसे बेसिक याद रखो हमेशा किसी भी एक्ट में जो बोनाफाइड होता है ना एंड फॉर गुड फेथ जिसने लिया होता है, फॉर वैल्यू लिया होता है, उसको हमेशा ट्रू ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, हमेशा किसी भी एक्ट में। सिर्फ एक सिचुएशन होती है जहां उनको भी ट्रू ओनरशिप नहीं मिलती और वो होती है फोर्जरी की। फोर्जरी समझ गए? जाली सिग्नेचर करना। क्योंकि हमारा कोड ये कहता है फोर्जरी को नलिटी माना जाता है, नल एंड वॉइड। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ये बिल्डिंग मेरी नहीं थी। ठीक है, ये हम एक कॉमन बात बता रहे हैं हर एक्ट के लिए। ये बिल्डिंग मेरी नहीं थी लेकिन इस बिल्डिंग के ओनर से या बिल्डिंग के ओनर के फर्जी साइन करके प्रॉपर्टी के पेपर्स हमने अपने नाम कर लिए। ठीक है, अब हमने आपसे कहा हम आपको ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, आप बोनाफाइड थे क्योंकि आपने हमसे प्रॉपर्टी के पेपर मांगे तो हमने आपको दिखा भी दिए, अब उसमें मालिक के साइन भी देखे आपने, वो भी आपने सब देख लिया, तो आप तो बोनाफाइड हुए। लेकिन एक्चुअली मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं था, क्यों? क्योंकि उसके साइन तो फोर्ज थे। नाउ देखा जाए तो आप बोनाफाइड है, आपने फॉर वैल्यू ये चीज करी तो आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो ओनर के साथ गलत हो जाएगा। ओनर कह रहा हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बिना परमिशन के बिक भी गई। कोर्ट फोर्जरी के केसेस में ये लैंड, ये बिल्डिंग जो थी, ये वापस ट्रू ओनर को दिलवा देता है
और वो जो बोनाफाइड पर्सन था उसको डैमेजेस मिल जाते हैं। दिस इज अ कॉमन रूल एवरीवेयर। फोर्जरी को छोड़ के बाकी सारे सिचुएशन में जो बोनाफाइड होता है उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिलती है। क्लियर? ठीक है, चलो अब आ जाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कितने तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं बताओ? सबसे पहला वाला है बियरर। हमने बताया अभी आपको, बियरर कौन सा हुआ? जिसमें एक ब्लैंक है, जो भी अपना नाम फिलअप कर लेगा उसी को ही ओनरशिप मिल जाएगी। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बियरर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल और द लास्ट इंडोर्समेंट इज अ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। तो आखिरी में अगर ब्लैंक छोड़ दिया है या चेक को ब्लैंक छोड़ दिया है, किसी का नाम नहीं लिखा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स क्या बन जाते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट। जरा एग्जांपल देखो, अ बियरर चेक दैट मे बी इन कैश फ्रॉम अ बैंक, द पर्सन इन पोजेशन इज अ बियरर। द पर्सन इन पोजेशन, लैंग्वेज देखो इनकी, ये मतलब ये क्या लिखना चाह रहे हैं आप समझ गए? कह रहे हैं वो ब्लैंक चेक थी, जिस भी पर्सन के पास वो ब्लैंक चेक है वो बियरर हो गया और उस बियरर को वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन से हुए? जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ है। ओके, अ प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, कभी चेक देखी है आपने? देखी है? मिली है कि दी है आपने? दी तो क्या ही होगी, अच्छा ना मिली है ना दी है, देखी है। अगर आप ध्यान देखना तो चेक में लिखा रहता है पे और उसके बाद डैश नाम भरने के लिए होता है और यहाँ लिखा रहता है और ऑर्डर। अब आज देखना जा करके चेक बुक, ठीक है? पे और आगे पर्सन का नाम, जिसमें आप पर्सन का नाम भर देते हो, वो डैश होता है और उसके लिखा होता है और ऑर्डर। इसका मतलब समझे? मान लो आपने लिखा पे टू राम, इसका मतलब ये चेक आप किसको काट के दे रहे हो? राम को। और ऑर्डर का मतलब अगर मान लो राम ने लिख दिया इसी चेक में पे टू श्याम और अपना साइन कर दिया राम, तो बताओ अब ये चेक कौन ले लेगा? श्याम ले लेगा। इस लाइन का मतलब क्या होता है? पे टू राम और ऑर्डर मतलब राम को दो या राम जिसको ऑर्डर करे उसे दे दो। अब ये लाइन समझ में आई? तो चेक देखना ध्यान से, उसमें लिखा होता है पे टू राम और ऑर्डर। तो राम और ऑर्डर मतलब या तो राम को मिलेगा और या तो राम जिसको ऑर्डर कर देगा। तो अब इसी चेक पे राम ने क्या लिख दिया? पे टू श्याम और अपना साइन कर दिया। तो आपको नहीं लग रहा ये क्या हो गया? ये ट्रांसफरेबिलिटी ही तो हुई। राम के नाम की चेक थी और राम ने किसको दे दी? श्याम को। सो दिस इज व्हाट इज नेगोशिएशन। इसी को ही नेगोशिएशन कहा जाता है, नेगोशिएबिलिटी। ओके, तो अगर इन्होंने लिख दिया है पे टू श्याम, तो बताओ ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर। और अगर मान लो ये चेक थी पे टू राम और राम ने इस चेक के पीछे लिख दिया पे टू डैश और राम लिखे छोड़ दिया, अपना साइन करके छोड़ दिया, अब बताओ ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? बियरर। डिफरेंस समझ में आ गया? अगर ये नीचे वाला है बियरर इंस्ट्रूमेंट, तो जिसको भी ये पकड़ा देंगे वो ओनर बन जाएगा, यानी बियरर इंस्ट्रूमेंट विल बी ट्रांसफरेबल बाय सिंपल डिलीवरी। और अगर इसमें लिखा होता पे टू श्याम, तो सिर्फ किसको देंगे? श्याम को देंगे तो पैसा मिलेगा। या दैट मींस दिस इज बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मतलब ये जो श्याम का नाम आपने लिख दिया है प्लस डिलीवरी आपने कर दी है, दैट विल बी एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है चैप्टर? पक्का? अच्छा, तो देखो पहला हमने आपको बताया था बियरर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हमने आपको बताया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू ऑर्डर which is expressed to be so payable या which is expressed to be payable to a particular person। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम अगर लिखा है और उसी पर्सन को पे किया जाएगा तो उसको हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? थर्ड होते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बताओ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नाम से समझ में आ रहा है? अगर इंडिया में बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडिया में ही पेबल है तो वो क्या हो जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? A promissory note, bill of exchange और check drawn or made in India, बना कहाँ है? इंडिया में, and made payable drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument। बना यहाँ पर है, payable भी यहाँ पर है। इंडिया में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना है राम के नाम का, बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बना कहाँ है? इंडिया में। पेबल किसको है? इंडिया में। और वही फॉरेन इंस्ट्रूमेंट देखो, एंड इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें से बना मान लीजिए कहीं इंडिया में है लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया है, बताओ ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट।
An instrument which is not an inland instrument is deemed to be foreign instrument. Essentials of a foreign instrument include that it must be drawn outside India and made payable outside India or inside India. या तो बाहर ड्रॉ हुआ है, पेबल या तो बाहर है या तो इंडिया में है, या फिर ड्रॉ इंडिया में हुआ है लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया है, या फिर पेबल ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है. तो कोई भी एक चीज अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. इंडिया में बना है, इंडिया में पेबल है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. बाहर बना है, इंडिया में पेबल, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. इंडिया में बना है, बाहर पेबल है तो भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. एनी डाउट? ओके. नेक्स्ट आते हैं डिमांड एंड टाइम. ओके, चेक चलो सिंपल लेते हैं. एक बिल ऑफ एक्सचेंज था और उस बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने लिखा आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख आफ्टर 3 months. बताओ ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट है? टाइम, क्योंकि इसमें 3 महीना दिया है. और अगर हम आपसे कहें आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख ऑन डिमांड, ये कौन सा हुआ? डिमांड. ऑन डिमांड मतलब जब तुम्हारा मन चाहेगा या जब मेरा मन चाहेगा तब हम तुम्हारे ऊपर, मतलब तब हम तुमसे पैसा रिसीव कर लेंगे. और अगर हमने लिखा है 3 months फ्रॉम डेट, इसका मतलब 3 महीने के पहले हम तुमसे पैसा नहीं मांग सकते. हमको इस लॉजिक के हिसाब से बताओ जो चेक होते हैं वो डिमांड होते हैं कि टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं? टाइम, डिमांड, टाइम, टाइम. क्यों टाइम? अच्छा एक बात बताइए, आज हमने आपको चेक काट के दी, ठीक है, आप कब लगा सकते हो बैंक में? डेट आज की मेंशन थी, ठीक है, आज 22 तारीख को हमने आपको एक चेक काट के दी. आप अपने बैंक में कब लगाओगे? किस दिन लगा सकते हैं? कब लगाओगे ये बताओ. वैलिडिटी छोड़ो, हमने आपको चेक दिया, आप कब लगाओगे? आज हमने आपको ऐसे ही, आज खुश हुए हम तो हमने आपको 10 लाख रुपए की एक चेक काट के दी आपके नाम की. बैंक में कब लगाओगे? जब जरूरत होगी, या आप कहोगे सून एज पॉसिबल जाते ही लगा देंगे, ठीक है. तो कब पैसा मांगा आपने हमसे? कभी भी. ऑन डिमांड. जो आप 6 months या 3 months बता रहे हो, पहली चीज तो वो 3 months है और 3 months बाद वो चेक स्टेल हो जाती है, मतलब 3 महीने के बाद नहीं लगा सकते. कब लगा सकते हैं? कभी भी. दैट इज ऑन डिमांड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 3 months का था, आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ ₹3 months फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 3 महीने के पहले नहीं मांग सकते हो, 3 महीने बाद ही मांगना पड़ेगा. ये होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट. तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझिए. डिमांड इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल एनी टाइम ऑन डिमांड, जब हम तुमसे मांग लेंगे तब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा. तो आज हमने आपको चेक काट के दी, जब तुम अपने बैंक में लगा दोगे तब तुम्हें पैसा मिल जाएगा, प्रोवाइडेड 3 महीने के अंदर अंदर लगाओ, क्योंकि 3 महीने बाद वो चेक स्टेल हो जाती है, ठीक है. बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल 3 months फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 महीने बाद पैसा मिलेगा. ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए? टाइम इंस्ट्रूमेंट. तो देखिए, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड. अगर टाइम ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? डिमांड. एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच आर पेबल एट सम टाइम इन फ्यूचर. देयरफॉर अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज payable after a fixed period or after sight on a specified date or on the happening of an event which is certain are known as time instrument. ठीक है, फाइन. एनी डाउट? तो हम लोग देखो कौन कौन से तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए. सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? बियरर एंड ऑर्डर. जो ब्लैंक वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? बियरर, ठीक है. जिसमें किसी का नाम लिखा होता है वो कौन से होते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. फिर कौन से 2 पढ़े हम लोगों ने? इनलैंड एंड फॉरेन. जो इंडिया में बने हैं, इंडिया में पेबल है, वो इनलैंड. इंडिया में बने हैं, बाहर पेबल है, फॉरेन. बाहर बने हैं, इंडिया में पेबल है, फॉरेन, ठीक है. एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है और उसका पैसा कभी भी मांगा जा सकता है, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होंगे. और जिसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, उस टाइम के पहले पैसा नहीं मांगा जा सकता, उनको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम इंस्ट्रूमेंट. एनी डाउट? पक्का? ठीक है. अब आ जाओ एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट. एम्बिगस वर्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजिंग. कह रहे कई बार इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बन जाते हैं जिसमें ये कंफ्यूजन रहती है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रॉमिसरी नोट है. ऐसे कंफ्यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बिगस. देखो क्या कह रहे हैं,
an instrument which in form is such that it may be treated by the holder as a bill or as a note. कह रहे होल्डर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी मान सकता है. कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है. ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इसी में देखिए लिखा है द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई आर द सेम पर्सन. अब बताओ, कह रहे हैं एक बिल था जिसका ड्रॉअर और ड्रॉई सेम पर्सन था. हमको एक बात बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? हम आपको लैंग्वेज बता रहे हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लाइन होती है आई ऑर्डर यू टू पे, ठीक है, और प्रॉमिसरी नोट की लाइन होती है आई प्रॉमिस टू पे. हमको ये बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन लिखता है, क्रेडिटर की डेटर? क्रेडिटर डेटर पता है कौन होते हैं? बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल लिख कौन रहा है, ऑर्डर कौन दे रहा होगा? क्रेडिटर. और प्रॉमिसरी नोट में कोई कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे, तो ये कौन लिख रहा होगा? डेटर. ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट हुए. एक अंडरटेकिंग होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है. ऑर्डर वाला कौन सा हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज, आई ऑर्डर यू टू पे. और प्रॉमिसरी नोट के वर्ड्स क्या होते हैं? आई प्रॉमिस टू पे. कह रहे हैं अब अगर मान लो कोई बिल ऐसा बन गया जिसका ड्रॉअर एंड ड्रॉई सेम था, जो लिख रहा है वही एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे बिल कंफ्यूजिंग बिल्स होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट. अगला वाला आ जाओ, इनकोहेट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स. व्हेन वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर a paper stamped in accordance with law relating to negotiable instrument, either wholly blank or having written thereon incomplete negotiable instrument, he thereby prima facie gets an authority to make or complete it. बताओ कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इनकम्प्लीट या इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का? इनकम्प्लीट या इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का कोई एग्जाम्पल दो. ब्लैंक चेक, सिंपल. जो ब्लैंक चेक है वो क्या है? इनकम्प्लीट ही तो है. कह रहे हैं आपने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसमें आपने चीजें ब्लैंक छोड़ दी, नाम नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या माना जाता है? इनकम्प्लीट. और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट अपने होल्डर को, बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट अपने होल्डर को ये अधिकार देता है कि तुम उसे कंप्लीट कर लो. यस और नो? हमने ब्लैंक चेक आपको दी, अब आपका ये अधिकार है कि आप उसको कंप्लीट करें, और आप उसको कंप्लीट करके जब वो चेक लगाएंगे तो वो वैलिड मान लिया जाएगा. ओके, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते वक्त इनकम्प्लीट थे, जिसको होल्डर कंप्लीट कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? इनकोहेट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. When one person signs or delivers a paper stamped with law relating to negotiable instrument, देखो क्या लिखा है? either wholly blank or written on incomplete negotiable instrument. या तो पूरी तरह से ब्लैंक था या कुछ एसेंशियल चीजें उसमें इनकम्प्लीट थी, जो कि अथॉरिटी दे रहा है होल्डर को टू मेक और कंप्लीट इट. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाएगा? इनकोहेट और इनकम्प्लीट. चैप्टर टफ लग रहा है क्या? ठीक ठीक लग रहा है? इजी लग रहा है क्या? ठीक ठीक लग रहा है ना? ना इजी ना टफ. चलो ओके, तो देखिए कितने तरीके के हो गए. सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? बियरर. फिर कौन सा था? ऑर्डर. फिर इनलैंड. फिर फॉरेन. फिर डिमांड. फिर टाइम एंड एम्बिगस एंड इनकोहेट. वो कौन से होते हैं? जो ऑन डिमांड पेबल हो जाते हैं, कभी भी पे हो सकते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक फिक्स टाइम स्पेसिफाइड होता है, जो होल्डर अपने नाम पे क्लेम कर सकता है. बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो कंफ्यूजिंग है, ड्रॉ ड्रॉई सेम लग रहे हैं, एम्बिगस. और जो इनकम्प्लीट है वो इनकोहेट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स. क्लियर? bearer, हाँ absolutely, you can say bearer instrument is a category of incomplete या incoherent instrument only. Okay, now kinds of negotiable instrument में आ जाओ. हम आपको तब से यही बता रहे थे कि negotiable instrument act 3 तरीके के instruments की बात करता है. ठीक है, ओके, अब देखिए 3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? प्रॉमिसरी नोट. ओके, अब प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ब्लॉक ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है? नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट. बैंक नोट और करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट तो होता है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं मानता, क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई के रूल्स लगते हैं. ओके, तो ये कह रहे प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग containing an unconditional undertaking. जब भी वर्ड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग आए, अंडरटेकिंग मतलब आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके,
तो वो हमेशा क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट। और यही अगर मान लो वर्ड लिखा होता अनकंडीशनल ऑर्डर, तो वो क्या होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑर्डर वर्ड का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट। साइंड बाय द मेकर, बताओ मेकर कौन हुआ, डेटर की क्रेडिटर, डेटर। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर कौन हुआ, डेटर, क्योंकि डेटर कह रहा होगा आई प्रॉमिस टू पे, डेटर ही तो पे करेगा, ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और ओनली टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पार्टीज देखिए कौन कौन हुई, मेकर होगा जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, मेकर को हम लोग डेटर कह सकते हैं। पे होगा टू होम द नोट इज पेबल, बताओ पे कौन हुआ, क्रेडिटर, जिसको वो पैसा मिलेगा। होल्डर कौन हुआ, अब पे होल्डर हो सकता है, जो भी उसे होल्ड कर रहा है, जिसको पैसा मिलना है, वो अल्टीमेटली कौन होगा, होल्डर। तो होल्डर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। एंडोर्सर एंडोर्सी समझ गए, हमने आपको दिया, हम हो गए एंडोर्सर, और जिसको मिला वो कौन हो गया, एंडोर्सी। क्लियर। तो मान लीजिए हमने लिखा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम अ सम ऑफ ₹1,00,000, तो ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। अब राम ने ये प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स कर दिया श्याम को, ओके। अब इस केस में पैसा अल्टीमेटली किसको मिलना है, श्याम को। क्लियर हो गई पार्टीज, ओके। जरा एसेंशियल एलिमेंट्स में आ जाओ, कह रहे हैं प्रॉमिसरी नोट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस टू पे विल नॉट डू, ओरली हमने आपसे कह दिया वो वैलिड नहीं होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए इट शुड बी रिटन। सेकेंड, इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। अच्छा मान लीजिए हमने लिखा आई ओ यू अ सम ऑफ ₹1,00,000, पहले तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ, आई ओ यू अ सम ऑफ रुपीज, हमें आपको हाँ 1,00,000 रुपए देने हैं, हमने सिर्फ इतना लिखा है आई ओ यू, मेरे ऊपर आपका 1,00,000 का उधार है, ये प्रॉमिसरी नोट है। हमने ये लिखा कि तुम्हारा मेरे ऊपर 1,00,000 का उधार है, हमने ये कहा कि हम देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आ चुका एग्जाम में। इफ ए राइट्स टू बी आई ओ यू ₹500, there is no promise to pay and the instrument is not a promissory note. Any doubt? अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। मान लीजिए ए मेकर थे और ए ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, 3 months आफ्टर मैरिज ऑफ बी, बताओ ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं। ए ने कहा बी की मैरिज के 3 महीने बाद हम 1,00,000 रुपए पे कर देंगे, इज दिस अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, वैलिड है कि नहीं है, क्यों, क्या दिक्कत है, प्रॉमिस तो कर रहा है पे करने की। मैरिज होना अनसर्टेन इवेंट है, यानी हो सकता है मैरिज हो सकता है मैरिज ना हो, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। मान लो इसी में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे 3 months फ्रॉम द डेथ ऑफ बी, अब बताओ वैलिड है, डेथ ऑफ बी, डेथ होना सर्टेन है, डेथ होना सर्टेन नहीं है, शी सिंह हम थोड़ी कह रहे, डेथ होना सर्टेन है कि नहीं है, नहीं जरूरी थोड़ी हो सकता हम अमर हो जाएं, है ना, इतने अच्छे कर्म हो हमारे कि हम अमर ही हो गए, डेथ से ज्यादा सर्टेन तो कुछ है ही नहीं। अब बताओ कह रहा है 3 months फ्रॉम मैरिज, ये वैलिड होगा कि इनवैलिड, इनवैलिड। लेकिन अगर हम कह रहे हैं 3 months फ्रॉम द डेथ ऑफ बी, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा। अच्छा हमने आज एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, आई विल पे 1,00,000 टू यू 3 months आफ्टर योर बिकमिंग CS। अब आप फंस गए, आप कह रहे हैं बोले तो क्या बोले, ठीक है, तो हमने कहा आई विल पे यू 3 months आफ्टर योर बिकमिंग CS, बताओ ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा कि नहीं होगा, होगा, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ तो आ गया, बोल नहीं समझ आ रहा है क्या बोले, होगा, वैलिड होगा, लॉजिकली बताओ, पॉजिटिव सोच के ना बताओ, नहीं होगा, लेकिन हो जाना चाहिए, है ना, CS बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन वैसे अगर देखा जाए अभी आपका CS बनना ना बनना अनसर्टेन है, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। तो देखो अगला पॉइंट देखो, द प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, अ प्रॉमिस टू पे व्हेन एबल, हमने आपसे कहा आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹1,00,000 व्हेन एबल या एज सून एज पॉसिबल, बताओ ये वैलिड होगा कि इनवैलिड,
हमने कहा जितनी जल्दी हो सकेगा हम पैसा दे देंगे, क्या कभी जल्दी हो सकेगा हमसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज सून एज पॉसिबल, व्हेन एबल, कह रहे ये सारी चीजें सर्टेन नहीं है. सिमिलरली आफ्टर योर मैरिज टू डी, ये सब कंडीशनल है. बट अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम on the happening of an event which must happen is not conditional. Example, I promise to pay rupees 1000 10 days after death of B. It is unconditional. ये valid होगा. Clear? हाँ बेटा, किसके मरने से पहले कौन मर गया? हाँ हाँ, अगर साइन कर चुका है बेटा तो वो लीगली इन्फोर्सिबल हो जाएगा ना लीगल एयर्स पर. ठीक है, यही लिख के पूछा था उससे. हाँ, फिर लिख के कोई और बात करी थी. हाँ हाँ, पता, हमें ये सिस्टम आता है. क्लास के बीच में लिख लिख के तो बात करते थे. नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे ही करते थे. हाँ, हमें एक्चुअली पहले नहीं पता था. जैसे आपको अपने दोस्त से बात करनी होती है, मुंह खोल नहीं सकते, टीचर घूर घूर के देखे जा रहा है, तो दोस्त से बात करने का तरीका ये होता है कि लिख लिख के बात करते. अभी उसने करी थोड़ी देर पहले लिख के, उससे कुछ पूछा है ना, तो हमें नहीं पता था कि ये सिस्टम चलता है. फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ था, हमने क्लास में बच्चों से कहा अपनी बुक दे देना, किसी एक बच्चे से कहा अपनी बुक दे देना, कुछ देखना था या कुछ करना था. फिर जो हमने बुक में देखा, हमने जो देखने के लिए बुक लिया था वो तो साइड हो गया, और हमको जो जो दिखा, पूरी पूरी बातें लिखी हुई थी क्लास के बीच की. तब हमको समझ में आया दिस इज अ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कि ऐसे भी बात की जा सकती है. और स्पेशली बुक बुक में अब आप लिखने लगे, अदरवाइज रजिस्टर के आखिरी पन्नों को इस चीज के लिए रखा जाता है ना. इसीलिए जब किसी बच्चे का हम रजिस्टर देखते हैं तो हम आगे से नहीं खोलते, पीछे से खोलते हैं. मसालेदार चीजें ना पीछे से मिलती हैं, है ना. आप लोग के रजिस्टर से पीछे से ज्यादा बढ़ते हैं ना, आगे से कम बढ़ते, पीछे से बढ़ता चला जाता है. हो गई वैसे, उसने जवाब दे दिया? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात. बुक गंदी हो जाती है ना तो एक रफ कॉपी ले आया करो. फिर याद भी रहेगा कि देखो ये बातें हुई हमारे बीच में. चलो एनीवेज, हाँ बेटा, हाँ डिपेंड करे. जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज है, हमने लिखा, ठीक है, 3, अच्छा प्रॉमिसरी नोट ही लेके चलते, वही पढ़ रहे हैं. आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है. अब आफ्टर डेथ ऑफ डी, अब वो कह रहे हैं डी के पहले अगर हमारी डेथ हो गई तो मेरा लीगल एयर पे करेगा जिसको पे करना होगा. अगर हमने साइन कर दिया तो फिर तो लीगली इन्फोर्सिबल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट. साइंड होना चाहिए. मेकर सर्टेन पर्सन होना चाहिए. द नोट मस्ट शो क्लियरली हु द पर्सन इज एंगेजिंग हिमसेल्फ टू पे. कौन पे कर रहा है? समवन इज प्रॉमिसिंग टू पे समवन. बताओ ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा? नो. द पेई मस्ट बी सर्टेन. आई प्रॉमिस टू पे समवन, ये वैलिड होगा? नो. कह रहे पेई भी सर्टेन होना चाहिए, मेकर भी सर्टेन होना चाहिए. द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन and the amount must not be capable of contingent addition. एक एग्जाम्पल लिखा है देखो, if A promises to pay rupees 100 and all other sum which shall become due to him. बताओ ये वैलिड promissory note हुआ कि नहीं हुआ? ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये सब आ सकते हैं. I promise to pay you a sum of rupees 100 and all other sum which shall become due. बताओ ये वैलिड है कि इनवैलिड? I promise to pay a sum of rupees 100 and all other sum which shall become due. This is valid or invalid? Valid or invalid? Invalid. क्यों? क्योंकि अमाउंट सर्टेन नहीं है. अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए हमने आपसे कहा I promise to pay you a sum of rupees 1 lakh plus interest at the rate of 10% for 3 months. क्यों? यहाँ पे तो अमाउंट नहीं लिखा है, बट अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है, अगर सर्टेन नहीं है तो इनवैलिड होगा, लेकिन अगर कैलकुलेट किया जा सकता है, सर्टेन है, तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा. पेमेंट कौन सी करेंसी में होना चाहिए? ऑब्वियसली लीगल मनी में होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेट प्लेस नेम लिखा होना चाहिए. ये सब कुछ अगर लिखा है तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट मान लिया जाएगा. अब चैप्टर कुछ कुछ समझ आ रहा है ना? जैसे स्टार्टिंग के 2-4 मिनट तो आया ही नहीं, अब आ रहा होगा धीरे धीरे. सिमिलरली देखो, दूसरा कौन सी कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एग्जैक्टली ऑपोजिट. बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है आई ऑर्डर यू टू पे, यानी लिख कौन रहा होगा? क्रेडिटर. देखो इसमें वर्ड यूज होता है अनकंडीशनल ऑर्डर. ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. अब बताओ मेकर कौन होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होगा? क्रेडिटर, जो बना रहा है. प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन था? डेटर. ओके,
इनकी पार्टीज जरा देखो, ड्रॉर, ड्रॉर वो हुआ जिसने बिल लिखा है, ड्रॉई वो हुआ जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, एक्सेप्टर वो हुआ जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जनरली ड्रॉई और एक्सेप्टर सेम पर्सन होते हैं, ठीक है? एनी डाउट? एक बात बताओ, प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कोई? ये एक्सेप्टेंस वाली बात सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्यों कर रहे हैं? प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं हम देंगे। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में समझो हमने आपसे कहा है आई ऑर्डर यू टू पे, तो मेरे ऑर्डर पे थोड़ी पे कर दोगे, तुम्हें एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस क्या हुआ? पहले हमने बिल लिखा, फिर आपने एक्सेप्ट किया, फिर हमने अपने पास ले लिया, फिर ड्यू डेट में हम आपके पास गए और आपसे पैसा मांग लिया। ओके, पेई कह रहे हैं अल्टीमेटली वो पैसा जिसको मिलना है वो कौन होता है? पेई। जिसके हाथ में वो बिल है वो कौन होता है? होल्डर। कई बार होल्डर और पेई कैन बी द सेम पर्सन। एन एंडोर्सर, एन एंडोर्सी। वैसे ये चैप्टर बीकॉम में भी तो था, नहीं था? बीकॉम में नहीं था? फिर वही बात, आप बीकॉम में थे? ये सवाल ज्यादा जरूरी हो जाता। बीकॉम चल रहा है, हो गया कि होगा? हो गया, फर्स्ट ईयर है, हो गया, हो गया, हो गया। तो इतना डाउट क्या था कि याद नहीं आ रहा है हुआ कि नहीं हुआ? कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। और बीकॉम कर रहे हो? कौन सा चल रही है? थर्ड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है? हाँ, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। जिनका हो गया उन्होंने एलएलबी डाल दिया? डाल दिया? एलएलबी डालो फटाफट, वेट नहीं करना, ठीक है? मिस मत करना डेडलाइन। चलो, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर का मतलब समझो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए हमने आपके ऊपर बिल लिखा, ठीक है? लेट्स से ए ने एक बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो बताओ ड्रॉर कौन है? बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना। ड्रॉर कौन है? ए। और ड्रॉई कौन है? बी। जब इन्होंने बिल लिखा, बिल लिखने के बाद क्या होगा? बिल लिखने के बाद क्या होगा? ए ये बिल प्रेजेंट करेगा बी को एक्सेप्टेंस के लिए। मान लो बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर। डिसऑनर शब्द सुना है आपने? डिसऑनर का मतलब समझते हो? किसका डिसऑनर हुआ है? ए का। ए की इंसल्ट हुई। हमने तुम्हें ऑर्डर दिया, उसने क्या बोला था? नहीं, एक्चुअली बिल का ही हुआ है, बिल का ही डिसऑनर हुआ है, बिल इज डिसऑनर्ड। बट लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, डिसऑनर किसका ऑनर का नुकसान हुआ है? ए का। हमने तुम्हें ऑर्डर दिया, तुम कह रहे हो हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो मेरा ऑनर का नुकसान, मतलब मेरा डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हुआ है बट नुकसान हुआ है ए का। अब कई बार क्या होता है, ए ही अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारा बिल डिसऑनर ना हो, ड्रॉई के साथ साथ एक और पर्सन का नाम लिखता है, लेट्स से सी, कि हमने बी को बिल प्रेजेंट किया, अगर बी एक्सेप्ट ना करें तो मेरे ऑनर को बचाने के लिए वो सी मेरे बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ठीक है? और इसी का ही दूसरा नाम होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। जरूरत पड़ने पर जो ड्रॉई बन जाए। अब पूरी बात समझ में आई क्या हुई? यानी जैसे सिंपल भाषा में बात करें, गारंटर कह सकते हैं, ठीक है? तो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी से कहा था कि तुम एक्सेप्ट कर लेना। अगर बी एक्सेप्ट ना करें, ऐसे सिनेरियो में कई बार ए एक दूसरे पर्सन का नाम भी लिख के देता है बिल पे, कि अगर ड्रॉई एक्सेप्ट ना करें तो सी एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी सी जो थे वो जरूरत पड़ने पर ड्रॉई बन गए, इसलिए सी को क्या कहा जाएगा? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड या एक्सेप्टर फॉर ऑनर। किसके ऑनर के लिए इन्होंने एक्सेप्ट करा? ए के। तो देखो कह रहे हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड बिसाइड्स द अबव पार्टी अनदर पर्सन कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में बी इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉर। ये ड्रॉर खुद ही लिखता है, ओके? द नेम ऑफ सच अ पर्सन में बी इंसर्टेड ईदर बाय द ड्रॉर और बाय एनी एंडोर्सर इन ऑर्डर दैट, देखो क्या लिखा है, रिजॉर्ट में बी हैड टू हिम इन केस ऑफ नीड। जरूरत पड़ने पर हम उसके पास जाएंगे। बताओ जरूरत कब पड़ेगी? when the bill is dishonored by non acceptance or non payment. okay? वही चीज है acceptor for honor for any person में voluntarily become a party to a bill of acceptor। यानी वो अपनी मर्जी से उसने कहा मेरा नाम लिख दो, अगर ड्रॉई नहीं लेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कौन हो गया? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर में फर्क कितना है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में
उस ड्रॉई का नाम, गारंटर का नाम ड्रॉर ही लिख रहा है, और एक्सेप्टर फॉर ऑनर अपनी मर्जी से कूद के आया है, ठीक है, ड्रॉई बनने के लिए। अब बताइए, एनी डाउट? पक्का समझ आ गया? चलिए आगे। इसके भी एसेंशियल्स देख लो, राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइंड बाय द ड्रॉर होना चाहिए, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, सम सर्टन होना चाहिए, और स्टैम्प डेट वगैरह होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया जाए। एनी डाउट टिल नाउ? हाँ बेटा, ड्रॉर एंड ड्रॉई वैसे तो नहीं हो सकता, बट समटाइम्स हो भी जाता है। हम बताएं कैसे? देखो, एक सिचुएशन समझते हैं। ए ने एक बिल लिखा बी के ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है डाउट का कि क्या ड्रॉर और ड्रॉई सेम हो सकते हैं। ए ने एक बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। और ए कौन हो गए इस हिसाब से? ड्रॉर। और बी कौन हो गए अपने? ड्रॉई। ये बिल अब किसके पास आ गया? ए के पास। ए ने एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को, डी ने एंडोर्स किया लेट से ई को, ठीक है, और ई ने एंडोर्स कर दिया बी को। एंडोर्स का मतलब समझ गए? ट्रांसफर करना। ये क्या हुआ? इसका मतलब समझते हो? अगर ए ने सी को एंडोर्स किया, इसका मतलब ए ने सी से लोन लिया होगा, ठीक है। तो ए ने कहा जो पैसा हमको बी से मिलने वाला था वो अब तुम्हें मिल जाएगा। इसी तरह सी ने किसको दिया? डी को। यानी कि अब डी जो है वो बी से पैसा मांगेंगे, ठीक है। फिर डी ने किसको दे दिया? ई को। और ई ने किसको दे दिया? बी को। तो बी किससे मांगेंगे? बी से। यानी टेक्निकली ड्रॉर एंड ड्रॉई विल बिकम द सेम पर्सन। इसको सर्किटरी ऑफ एक्शन बोलते हैं हम लोग, इसी में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया ये हुआ क्या? ओके, तो वैसे तो नहीं हो सकता, बट कुछ सिनेरियो में एंडोर्समेंट के केस में ऐसा पॉसिबल है। अब ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में वो बोल रहे थे जब ड्रॉयर एंड ड्रॉई एक ही पर्सन हो गए तो वो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट जैसा लगने लग जाता है, कंफ्यूजिंग। ओके, चलो अब इसमें ये डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट है, इसको होमवर्क लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अच्छा देखो, ये भी हम लोगों ने कर लिया है, इनलैंड बिल कर लिया था ना, देखो जल्दी से, इनलैंड बिल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसका अगला टॉपिक देखो क्या है? फॉरेन बिल। फॉरेन बिल भी हम लोगों ने कर लिया था। ट्रेड बिल नॉर्मल बिल्स होते हैं, हमने आपसे गुड्स खरीदे, बदले में बिल लिख दिया। किसी जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के जो बिल होते हैं उनको हम लोग ट्रेड बिल कहते हैं, ठीक है। जरा ये एग्जाम्पल देख लो एक बार। कह रहे हैं ए सेल्स गुड्स ₹1000 टू बी एंड अलाउज हिम 90 days टाइम टू पे द प्राइस। उसने 1000 रुपए के गुड्स बेचे और 90 दिन का समय दिया, तो देखो उसने बिल लिखा 90 days आफ्टर डेट पे ए और ऑर्डर a sum of 1000 rupees for value received। ये एक क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये एक जेन्युइन ट्रेड बिल है क्योंकि जेन्युइन परचेज सेल हुई है जिसके बदले में एक बिल साइन किया गया है, इसको ट्रेड बिल कहते हैं। अकोमोडेशन बिल ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एनी डाउट? लो, एनी डाउट के पहले किताब बंद होके चली गई। ओके